हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल्स। मतलब किसी भी दो सर्कल में कॉमन टेंजेंट मतलब एक ऐसा टेंजेंट, एक ऐसा लाइन जो दोनों सर्कल पर टेंजेंट होगा, उसे बोलेंगे कॉमन टेंजेंट। मतलब जैसे कि ये अगर दो सर्कल है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, तो इसमें ऐसा टेंजेंट बनाना है जो दोनों में कॉमन होगा। तो यहाँ से एक टेंजेंट बनेगा जो दोनों सर्कल पर टेंजेंट होगा। तो ये हो गया दोनों सर्कल के लिए कॉमन टेंजेंट। तो इसी पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो कॉमन टेंजेंट कितने टाइप का होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमन टेंजेंट। दो टाइप का होता है, एक है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और दूसरा है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो पहले समझते हैं कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता क्या है। Here the centers of both the circles lie on same side of the tangent। मतलब दोनों सर्कल का सेंटर अगर टेंजेंट का सेम साइड है तब उस टेंजेंट को, उस कॉमन टेंजेंट को बोलेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये जो टेंजेंट है ये दोनों सर्कल का सेंटर है, इधर ये दोनों सर्कल का सेंटर है। तो ये जो टेंजेंट है इसके सेम साइड में दोनों सर्कल का सेंटर है, तो इस टेंजेंट को बोलेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो ये हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। दूसरा है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो हियर द सेंटर्स ऑफ बोथ द सर्कल्स लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ द टेंजेंट। मतलब दोनों सर्कल का सेंटर टेंजेंट लाइन के, जो कॉमन टेंजेंट है उस लाइन के अपोजिट साइड होगा। अगर ऐसा होगा तो उस कॉमन टेंजेंट को बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। जैसे एक और टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक टेंजेंट ऐसा होगा जो दोनों पर कॉमन होगा और इस लाइन के, ये जो कॉमन टेंजेंट है इसके दोनों साइड, अपोजिट साइड में दोनों सर्कल का सेंटर होगा। तो यहाँ पे दोनों सर्कल का सेंटर इस लाइन के अपोजिट साइड में है, एक है इस साइड दूसरा है इस साइड। तो इस टेंजेंट को बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और ये जो कॉमन टेंजेंट है ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, क्योंकि दोनों सर्कल का सेंटर इस लाइन के सेम साइड है। तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ये है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है ना। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट केस में कितना कितना कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं किसी सर्कल पे। तो अभी हम लोग बस ये समझें इसमें कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में दोनों सर्कल का सेंटर कॉमन टेंजेंट का सेम साइड होगा और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में दोनों सर्कल का सेंटर टेंजेंट लाइन के अपोजिट साइड होगा। ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि किसी भी दो सर्कल पर, दो सर्कल किस टाइप से सिचुएटेड होगा किसी प्लेन में, तो उसमें कितना नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो फर्स्ट केस है इफ टू सर्कल्स आर सेपरेटेड। अगर दो सर्कल सेपरेट है, जैसे ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, ये दोनों सर्कल सेपरेट है, तो सेपरेट है तो इसमें कितना कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि सेपरेट होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। ये दोनों सर्कल का सेंटर है, एक सर्कल का सेंटर C1, दूसरा सर्कल का सेंटर C2, एक का रेडियस R1 और दूसरे का रेडियस R2। तो इस सर्कल का सेंटर C1 रेडियस R1, इस सर्कल का सेंटर C2 रेडियस R2। अब दोनों सर्कल का सेंटर के बीच का डिस्टेंस, दोनों सर्कल के सेंटर का बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं D है। दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस D है। अगर दोनों सर्कल सेपरेट है तो D R1 प्लस R2 से ज़्यादा होगा। मतलब R1 प्लस R2 से ज़्यादा होगा D मतलब दोनों सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस। तो अगर दो सर्कल सेपरेटेड है तो वहाँ पे जो D होगा, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, वो ग्रेटर होगा R1 प्लस R2 से। क्लियर ना, कि अगर दोनों सर्कल का सेंटर का डिस्टेंस R1 प्लस R2 से ग्रेटर है मतलब दोनों सर्कल सेपरेटेड है। और अगर दोनों सर्कल सेपरेटेड है तो इसमें कितना कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, एक तो कॉमन टेंजेंट ये होगा, ठीक, एक ये होगा, दूसरा ये कॉमन टेंजेंट होगा। तो ये दोनों कॉमन टेंजेंट कैसा कॉमन टेंजेंट है, क्योंकि इस लाइन के सेम साइड दोनों सर्कल का सेंटर है, इस लाइन के भी सेम साइड दोनों सर्कल का सेंटर है, मतलब ये हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब दो गो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितना ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी दो हो जाएगा ना, एक ये एक ये। तो यहाँ भी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट,
ये भी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट दो गो। तो अगर दो सर्कल सेपरेटेड है, जो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि इफ D इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 देन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा 2 एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा 2। क्लियर ना? अगर दो सर्कल सेपरेटेड है तो 2 को ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और 2 को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा इसमें। इसी में सेकंड केस लेते हैं कि if two circles are touches externally, तो इस केस में कितना कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? अगर दो सर्कल है जो एक्सटर्नली टच कर रहा है, ये दो सर्कल है एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस d, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस d, इस सर्कल का सेंटर C1 रेडियस R1, इस सर्कल का सेंटर C2 रेडियस R2, तो d इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है ना? d R1 प्लस R2 का सम का इक्वल हो जाएगा। तो अगर d इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, अगर d इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, तो इस केस में दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच करेगा। और अगर दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है तो इसमें कितना कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एक तो यहाँ से दिख रहा है कि एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक ये होगा और एक ये होगा, ये दोनों हो जाएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। लेकिन एक यहाँ से कॉमन टेंजेंट होगा ना, जहाँ पे दोनों सर्कल टच कर रहा है जिस पॉइंट से, उस पॉइंट से एक लाइन क्रॉस करेगा, एक टेंजेंट होगा जो हो जाएगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 2 होगा और एक हो जाएगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो इस केस में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा 2 और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा 1। क्लियर ना? तो ये लाइन जो कॉमन टेंजेंट है, इसके दोनों अपोजिट साइड में दोनों सर्कल का सेंटर है, तो इसीलिए ये टेंजेंट होगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और ये दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्लियर ना? कि इफ टू सर्कल टच एक्सटर्नली, वो कैसे शो करेंगे? d इक्वल टू R1 प्लस R2, और उस केस में 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा। नेक्स्ट है इफ टू सर्कल्स टच इंटरनली, अगर दो सर्कल इंटरनली टच करता है तो उसमें कितना कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ऐसा सर्कल होगा जो इस सर्कल को इंटरनली टच कर रहा होगा। ठीक, मान लेते हैं कि ये दो सर्कल है जो एक दूसरे को ये सर्कल इस सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है। तो जब इंटरनली टच कर रहा है तो यहाँ पे इस बड़ा सर्कल का सेंटर C1 है, छोटा सर्कल का सेंटर C2 है, तो दोनों सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा? d इक्वल टू, दोनों सर्कल का सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा R1 कहाँ से कहाँ तक है? R1 है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये है R2। तो दोनों सर्कल का सेंटर का डिस्टेंस d जो होगा वो कितना होगा? R1 माइनस R2। पूरा R1 में से यहाँ तक का डिस्टेंस R1 है और उससे छोटा सर्कल का रेडियस R2, तो d यहाँ d होगा R1 माइनस R2। मतलब जो बड़ा सर्कल का है रेडियस उसी को लिखेंगे पहले, इसलिए मॉड लगा दिए कि R1 कुछ भी हो सकता है, R2 कुछ भी हो सकता है। तो दोनों सर्कल के रेडियस का डिफरेंस कितना होगा? वही होगा d। तो दोनों सर्कल सेंटर के बीच का डिस्टेंस d इक्वल टू R1 माइनस R2। तो जब ये ऐसा होता है मतलब दोनों सर्कल इंटरनली टच कर रहा है। अब दोनों सर्कल इंटरनली टच कर रहा है तो इसमें कितना कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो एक तो कॉमन टेंजेंट दिख रहा है कि जहाँ पे दोनों सर्कल टच कर रहा है उस पॉइंट पर एक टेंजेंट होगा जो दोनों सर्कल पर टेंजेंट होगा। अब इस टेंजेंट के सेम साइड में दोनों सर्कल का सेंटर है, तो ये कौन सा कॉमन टेंजेंट होगा? डायरेक्ट या फिर ट्रांसवर्स? जब सेंटर सेम साइड होता है तब ये टेंजेंट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, मतलब ये टेंजेंट है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो इसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही ड्रॉ होगा, वो होगा 1। इसमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा, एक भी नहीं, बस एक ही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जब दोनों सर्कल इंटरनली टच करेगा, और इंटरनली टच करेगा मतलब d R1 माइनस R2 का इक्वल होगा। अच्छा, इसी में सेकंड केस बनाते हैं कि इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट, तो इस केस में अगर दो सर्कल ऐसा है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, एक का सेंटर C1 दूसरे का सेंटर C2 ऐसा,
अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि जब सर्कल इंटरनली टच कर रहा था, जब सर्कल इंटरनली टच कर रहा था तो डी था R1 माइनस R2। अब जैसे ही सर्कल को आगे बढ़ाते जाएंगे, सर्कल को अगर आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इंटरनली टच से आगे जाएगा तो कट करने लगेगा, और जैसे ही कट करेगा दोनों सर्कल का सेंटर का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा ना, दोनों सर्कल सेंटर का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। तो डिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब डी जो होगा, डी वो ग्रेटर हो जाएगा R1 माइनस R2 का मॉड से, मतलब दोनों सर्कल के रेडियस का डिफरेंस है ज़्यादा होगा डी, दोनों सर्कल सेंटर के बीच का डिस्टेंस, तब दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जब हम लोग ये ड्रॉ किए थे कि दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच करता था, दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच करता था, तब उसमें डी क्या था, डी इक्वल टू R1 प्लस R2। और ये जो चीज़ है, ये जो जब दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेगा तब इसका डी R1 प्लस R2 से लेस होगा ना, जब डी दोनों सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस R1 प्लस R2 का इक्वल होगा तब दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है। अब R1 प्लस R2 से कम होगा, डी का वैल्यू R1 प्लस R2 से कम होगा तो दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेगा। और जब डी का डिस्टेंस, डी जो होगा वो R1 माइनस R2 का इक्वल होगा तो दोनों सर्कल इंटरनली टच करेगा, और डी का वैल्यू जैसे ही इससे बड़ा होगा तो दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहाँ दो कंडीशन होता है, एक तो डी इज ग्रेटर देन R1 माइनस R2 का मॉड एंड ऑल्सो डी लेस देन R1 प्लस R2। तो मतलब लिख सकते हैं कि डी इज ग्रेटर देन R1 माइनस R2 बट लेस देन R1 प्लस R2। जब ऐसा होता है तो इससे ये क्लियर होगा कि दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दो सर्कल इंटरसेक्ट करने का कंडीशन है। और अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसमें कितना कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसमें एक तो यहाँ पे कॉमन टेंजेंट होगा और एक यहाँ पे कॉमन टेंजेंट होगा। ये दोनों को दोनों कौन सा कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट या फिर ट्रांसवर्स, ये दोनों टेंजेंट के सेम साइड में ही सेंटर है। जैसे इस सर्कल का सेम साइड दोनों सेंटर है, इस टेंजेंट के सेम साइड में दोनों सेंटर है, तो ये दोनों का दोनों हो जाएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेगा और ऊपर कितना बनेगा, 2। यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं बनेगा। तो अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है तो डी मतलब दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस ये होगा R1 माइनस R2 से ग्रेटर और R1 प्लस R2 से लेस। इस केस में दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेगा। अब एक लास्ट केस है कि इफ वन सर्कल इज इनसाइड द अदर, अब एक सर्कल दूसरे सर्कल के इनसाइड में है जिसका सेंटर C1 C2 रेडियस R1 R2, तो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो D है वो तो R1 माइनस R2 होता। अगर D R1 माइनस R2 का मॉड होता तब एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरनली टच करेगा, लेकिन अगर D का वैल्यू उससे भी छोटा हो जाए, अगर D R1 माइनस R2 का मॉड से भी छोटा हो जाएगा तब एक सर्कल दूसरे सर्कल के इनसाइड में आ जाएगा। और अगर ऐसा होगा इसमें कोई भी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा नो कॉमन टेंजेंट्स। एग्जिस्ट, नो कॉमन टेंजेंट्स एग्जिस्ट। जब एक सर्कल दूसरे सर्कल के इनसाइड में होगा तो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस d इज लेस देन R1 माइनस R2 का मॉड, और यहाँ पे कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ। तो अगर कोई दो सर्कल एज्यूम कर लेते हैं, ये एक सर्कल है और एक दूसरा सर्कल है, ये दोनों सर्कल में एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये सर्कल का सेंटर है C1, ये सर्कल सेंटर है C2। तो यहाँ से सेंटर से अगर किसी भी टेंजेंट पर टचिंग पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, और ये जो टेंजेंट है ये हो जाएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, जहाँ पे दोनों सर्कल टच कर रहा है, तो इसी लेंथ PQ को ही बोलेंगे लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये PQ ही है लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो PQ का लेंथ फाइंड करना है, और गिवन क्या है, दोनों सर्कल का सेंटर गिवन है, उसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, और दोनों सर्कल का रेडियस, एक का रेडियस R1 एक का रेडियस R2, ये गिवन रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो टेंजेंट है इस टेंजेंट के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो
छोटा सर्कल का सेंटर से क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा और दोनों सर्कल का सेंटर को ज्वाइन कर देंगे और ये डिस्टेंस है d, मान लेते हैं कि दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस d है। अब देखिए ये डिस्टेंस r2 है, यही डिस्टेंस यहाँ पे r2 होगा ना, क्योंकि दो लाइन हो जाएगा पैरेलल। तो जब दो लाइन पैरेलल होता है दोनों का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। ये r2 है तो ये भी हो जाएगा r2। ये पूरा r1 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा r1 माइनस r2, ठीक। और ये जो PQ का लेंथ है वही लेंथ यहाँ पे आ जाएगा जो C2, और ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस, ये पॉइंट D है, जो जहाँ से परपेंडिकुलर आया C2 से ये पॉइंट हो जाएगा D। तब यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल C1 C2 D, ट्रायंगल C1 C2 D। इस ट्रायंगल में C1 D का डिस्टेंस कितना है R1 माइनस R2, C1 C2 का डिस्टेंस है D, और PQ जितना लेंथ का था उतना ही लेंथ होगा C2D। तो PQ का ही लेंथ हो जाएगा C2D, यही लेंथ है, जितना PQ का लेंथ है वही लेंथ हो जाएगा C2D। तो हम लोग को यही PQ का लेंथ फाइंड करना था, तो वही लेंथ यहाँ पे मान लेते हैं कि ये L है तो यही लेंथ L यहाँ पे आया, और यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है तो ये पाइथागोरस यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हैं कि L का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर। इस ट्रायंगल में लगा दें पाइथागोरस, तो यहाँ से L स्क्वायर आ गया, L स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो L इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। यही हो गया लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। मतलब अगर दोनों सर्कल का सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है तो हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। L इक्वल टू रूट अंडर D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि ये जो लेंथ L है ये इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, R1 माइनस R2 बेस है, और ये L ये D दोनों सर्कल का डिस्टेंस है, ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस लगा के उस लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और अगर हम लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट फाइंड करना चाहेंगे, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, एक सर्कल, दो सर्कल लेते हैं, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, इसमें एक ये लेंथ होगा, लेंथ ये लेंथ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ, ये हमारा लेंथ PQ, ये लेंथ PQ, तो ये PQ ही है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों सर्कल का सेंटर को ज्वाइन कर देंगे, दोनों सर्कल का सेंटर को ज्वाइन कर देंगे, और ये डिस्टेंस हमेशा D माना जाता है। तो दोनों सर्कल का सेंटर को ज्वाइन कर दिए, ये डिस्टेंस D है और ये इस पर परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है, इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे, और यहाँ जो सेंटर है, सेंटर लाइन से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सेंटर लाइन से उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और एक तो यहाँ भी ये परपेंडिकुलर है। तो ये जो चीज़ है जिसका नेमिंग लिख देते हैं, ये है C1, ये है C2 और ये PQ था, ये पॉइंट मान लेते हैं D। तो PDC2Q, PDC2Q यहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, और जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, जिसका लेंथ हम लोग स्मॉल l एज्यूम कर रहे हैं, वही लेंथ यहाँ पे आएगा स्मॉल l, ठीक है। और ये डिस्टेंस मतलब ये रेडियस है R1 बड़ा सर्कल का, और ये रेडियस है R2 छोटा सर्कल का, यही रेडियस R2 यहाँ आ जाएगा, तो यही रेडियस R2 यहाँ पे ए पॉइंट P है, यही रेडियस R2 यहाँ पे आएगा। तो अब यहाँ पर ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल इन ट्रायंगल C1 C2 D, C1 C2 D में D, और जो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है D, स्मॉल d। तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, जो C1 D का डिस्टेंस कितना है R1 प्लस R2, और जो C2D का डिस्टेंस है L, स्मॉल l, जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ है, और दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस D है। तो यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस लगाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू दोनों सर्कल सेंटर का डिस्टेंस D स्क्वायर। तो यहाँ पे L स्क्वायर आ जाएगा D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो L इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। यही होगा दोनों सर्कल में लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ये हो गया लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और ये है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये दोनों हो गया, ठीक है ना। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग।
तो फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टू द टू सर्कल्स दिस एंड दिस। तो इस सर्कल का सेंटर है -7,2 और इसका रेडियस, ये सेंटर है C1 और इसका रेडियस, तो रेडियस हो जाएगा रूट अंडर 49 + 4 - 28। तो ये हो जाएगा 49 - 28, 21 + 4 25 5। ये दूसरा सर्कल का सेंटर C2 ये हो जाएगा 7, -2 और इसका रेडियस होगा रूट अंडर 49 + 4 + 28। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 8 17 4 21 2 और 81 का रूट मीन्स 9। तो ये दोनों सर्कल का सेंटर मिल गया और दोनों सर्कल का रेडियस मिल गया। अब क्या करेंगे, डी फाइंड करेंगे। डी कितना आ रहा है, डी क्या होता है, दोनों सर्कल का सेंटर का बीच का डिस्टेंस डी होता है। तो डी इक्वल टू आ जाएगा -7 - 7 -14 का स्क्वायर 196 और 2 + 2 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ जाएगा रूट अंडर 212। तो रूट अंडर 212 आ जाएगा दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। अब अगर फाइंड करना है एल मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, का लेंथ फाइंड करना है। तो ये कितना होता था, रूट अंडर d² - r1 - r2 का होल स्क्वायर, ये होता था ना। तो d² मतलब 212 माइनस r1 - r2 कितना होगा -4, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। तो ये आ जाएगा 196 का रूट मीन्स 14। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ आ गया 14। अब फाइंड करें स्मॉल एल जो होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये होता था रूट अंडर d² माइनस r1 + r2 का होल स्क्वायर। और d² मतलब 212, d इसका मतलब 212। अब r1 + r2 का होल स्क्वायर, r1 + r2 कितना होगा 9 4 14, 9 और 5 ना, तो 14 का स्क्वायर 196, ये होगा रूट अंडर 16 मतलब 4। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ हो गया 14 यूनिट्स एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ आ गया 4 यूनिट्स। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फार्मूला आया था वही फार्मूला लगा दिए, इससे हम लोग दोनों सर्कल में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट फाइंड हो गया। जो दोनों सर्कल का सेंटर के बीच का डिस्टेंस है 2 1 2, ये दोनों सर्कल के रेडियस का सम से ग्रेटर होगा, मतलब d इज ग्रेटर देन r1 + r2। यही आ रहा है ना कि r1 + r2 14 है और ये 2 1 2 14 से ज़्यादा है। इससे क्लियर है कि दोनों सर्कल में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 2 गो बन रहा है और 2 गो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बन रहा है, मतलब इस टाइप का सर्कल है। तो 2 गो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और 2 गो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बन रहा था। इससे हम लोग लेंथ फाइंड कर लिए कॉमन टेंजेंट्स का। ओके।